मान लीजिए आप अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं और आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, क्या आप उससे मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे जब तक कि आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता हो। वही एग्जैक्ट लोकेशन निर्देशांक ज्यामिति में भी होता है, ऐसा स्थान जो फिक्स हो। आज इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। इसके जो है महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे इसके चतुर्थांश के बारे में समझेंगे हम लोग। इसमें दूरी सूत्र होता है, मध्य बिंदु विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। कुछ शब्द आते हैं संरेख और समदूरस्थ, उसके बारे में भी कल के वीडियो में क्वेश्चन के साथ उसको समझेंगे। शुरू करते हैं चतुर्थांश से। ध्यान रखिएगा, जब भी निर्देशांक मतलब ज्यामितीय चैप्टर पढ़ेंगे तो ये जो है अगर क्लास 10th के लिए देखा जाए बिहार बोर्ड के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कम 14 से 15 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए हम एक चतुर्थांश ड्रॉ कर रहे हैं एक्स, और ये एक्स डैश होता है। ये नीचे वाला को वाई डैश कहते हैं, ऊपर वाला को वाई कहते हैं। यानी इस रेखा को हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और ये ऊपर वाला जो रेखा दिख रहा है ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए, इसको कहते हैं वाई अक्ष। कौन सा अक्ष? वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष होता है और ये होता है एक्स डैश। यानी जिधर भी एक्स डैश है उधर का जो चिन्ह होगा वो माइनस में होगा, यानी संख्या -1, -2, -3। और इधर का जो संख्या होगा वो प्लस में होगा। उसी तरह अगर हम एक्स डैश यानी एक्स डैश की तरफ चलेंगे तो उधर का संख्या माइनस में होगा। अगर सीधा अगर मान चला जाए, अगर बिना जैसे मान लीजिए वाई के क्षेत्र में चले, अगर सॉरी माफ कीजिएगा, अगर इसको हम एक्स बता दिए हो, ये वाई है, वाई डैश की तरफ अगर हम चले तो ये संख्या जो होगा आपका माइनस में, और सीधा सिंपल वाई की तरफ चले तो वो प्लस में होता है। मतलब जिधर भी डैश लगा रहता है वो संख्या माइनस में होता है। यानी ऐसा कहा जाए कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटते हैं, एक्स अक्ष जो रेखा है और वाई अक्ष जो रेखा है, जिस भी बिंदु पर कटता है वो बिंदु कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहते हैं उसको? मूल बिंदु कहते हैं। ये जो है मूल बिंदु है, और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है। हमेशा याद रखना है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। इससे आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर होते चलेगा। बहुत महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होते चलेगा। ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु हो गया। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस भी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, वो कहलाता है मूल बिंदु। अब देखिए, ये होता है हमारा प्रथम पाद। यहां से हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। ये इसको कहते हैं हिंदी में प्रथम पाद, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें मतलब क्वाड्रेंट आप जानते हैं। ये प्रथम पाद। इसको कहते हैं द्वितीय पाद। क्या कहते हैं इसको? द्वितीय पाद। ये होता है अपना तृतीय पाद, इसको कहते हैं तृतीय पाद। और ये लास्ट में होता है चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद। अब इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसमें कुछ चिन्ह होता है जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा, दे देगा कि 6,-5 किस पाद का जो है, चाहे किस चतुर्थांश का संख्या है, चाहे किस चतुर्थांश का निर्देशांक है, किस चतुर्थांश का निर्देशांक, ऐसा कह दे। आपसे पूछेगा, जैसे दे देगा कि -2, -3 किस चतुर्थांश का निर्देशांक है। तो इसको यहाँ पर हम लोग समझते हैं। प्रथम पाद में देखिएगा, ई जो रेखा होता है ई प्लस में होता है, और ये भी रेखा होता है, ये होता है प्लस में। यहाँ पर x का मान भी होता है प्लस में, y का मान भी होता है प्लस में। मतलब प्रथम पाद का जो निर्देशांक होता है दोनों पॉजिटिव होता है, प्लस और प्लस में। आते हैं द्वितीय पाद में। द्वितीय पाद में क्या होता है देखिए, द्वितीय पाद में जो होता है पहले हमेशा चिन्ह एक्स वाला का लिखेंगे, फिर बाद में वाई वाला का। ध्यान रखना है, एबीसीडी में पहले एक्स आता है तो पहले एक्स वाला, फिर वाई आता है तो फिर वाई वाला, इस तरह याद रखना है। ये देखिए पहले एक्स है, ये एक्स का जो मान होता है ये वाई डैश के रूप में है तो ये माइनस में, और ये वाई जो है ये कथी में होता है? प्लस में होता है, तो ये हो जाएगा प्लस में। यानी जिस पर भी डैश है वो संख्या उसर का निर्देशांक माइनस में होगा, जिस पर डैश नहीं है वो निर्देशांक प्लस में होगा। इधर देखिएगा तृतीय पाद में। तृतीय पाद में हमेशा पहले एक्स का मान, ये एक्स है, ये एक्स कथी में है? माइनस में, और ये वाई इसका भी चिन्ह होता है माइनस में। मतलब तृतीय पाद का जो निर्देशांक होता है उस सब माइनस में ही होता है। एक्स का भी मान माइनस में होता है, वाई का भी मान माइनस में होता है। चतुर्थ पाद, इसमें देखिएगा ये है एक्स और ये है वाई डैश। तो एक्स डैश ये इसका मान होता है प्लस में, और वाई डैश का होता है मान माइनस में। वाई डैश का मान क्या होता है? माइनस में होता है। आप जाइएगा आगे 11th-12th में, वहां पर इसको भी पढ़ना है, जहां कहता है कि बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका मान हमेशा पॉजिटिव में होता है, किस चतुर्थांश में। तो आपको बताना होगा कि वो प्रथम पाद में होता है, तो वहां पर भी पढ़ना, इसको अच्छे से समझिए। ये क्या कहलाता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु जहां एक्स और वाई अक्ष क्या करे? एक दूसरे को काटे, जहां प्रतिच्छेद करे, मूल बिंदु। ये प्रथम पाद जिसमें एक्स और वाई का मान दोनों प्लस में होता है। द्वितीय पाद में निर्देशांक माइनस प्लस में होता है। तृतीय पाद में माइनस माइनस में होता है, और चतुर्थ पाद में जो होता है प्लस और माइनस में होता है। आगे देखते हैं इसमें हम लोग, इसको उतार लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ अगर लिख दे, कहीं ड्रॉ करें, चाहे समझिए कि मतलब समझिए तो समझने का प्रयास कीजिए। हम लिख दे ऐसा, मान लो कि ये अपना 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर आए ये -1, इधर आए -2, इधर आए -3, ऊपर जाएगा 1, 2, 3, आप कितना भी लिख सकते हैं, -1,
-2 -3। हम आपसे पूछ दे, बताइए -3,4 -3,4 किस पाद का निर्देशांक है? किस पाद का निर्देशांक है या किस चतुर्थांश का निर्देशांक है? आप बताइए। पहले x का मान होता है, x का मान है -3, y का मान है 4, x का मान है -3, y का मान है 4, तो ये x का मान और ये y का मान। तो आप इसमें बताइए कि ये x का मान माइनस में कहां पर है? x का मान माइनस में ये है, ये रेखा माइनस में, और y का मान 4 प्लस में, तो y का मान 4 प्लस में, यानी यही आपका बन रहा है ये प्लस में और ये माइनस में, यही आपका बन रहा है। तो ये कौन सा पाद है? द्वितीय पाद। तो किस पाद का निर्देशांक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा पाद? द्वितीय पाद का निर्देशांक। एक हम एग्जाम्पल देते हैं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन देते -5, -6 किस पाद का निर्देशांक है? आपको ये बताना है। -5, -6 किस पाद का निर्देशांक है, किस चतुर्थांश का निर्देशांक है? आगे आते हैं, आगे देखिएगा। इसमें आगे हम लोग कुछ समझते हैं। जैसे मान लीजिए दे दे क्वेश्चन 4,5 में भुज का मान कितना है और कोटि का मान क्या पूछेगा कितना है। अब इसमें समझेंगे कि भुज किसको कहते हैं, कोटि किसको कहते हैं, भुज किसको कहते हैं और कोटि किसको कहते हैं, इसमें समझिएगा। देखिए भुज जो होता है ना, भुज वो x के मान को भुज और y के मान को कोटि कहते हैं। अब x का मान ही पहला वाला है, तो इसमें पूछ देगा कि 4,5 में भुज का मान कितना है, चाहे भुज कौन है, 4,5 में भुज कौन है, तो भुज कौन हो जाएगा? ये 4। x को ही हम लोग भुज कहते हैं, x के मान को भुज कहते हैं, और उसी को कोटि को y के रूप में कहा जाता है, कि कोटि को y के रूप में लिखते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि y को ही हम लोग कोटि कहते हैं। तो x का मान कितना है? x का मान है 4, कोटि यानी y का मान कितना है? y का मान, तो ये हो जाएगा 5। एक और एग्जाम्पल लिखना है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ लिख देंगे -6,4 में बताना है, में बताएं भुज का मान कितना है। -6,4 में बताना है कि भुज का मान कितना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। यही था हमारा चतुर्थांश में जो 10वां लेवल तक पढ़ना था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। आगे आते हैं दूरी सूत्र। ये दूरी सूत्र क्या होता है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए दे देगा कि एक निर्देशांक यहाँ पर है, दूसरा निर्देशांक यहाँ पर है, और इसको अगर हम मिला दिए तो ये एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक के बीच का दूरी हो गया, बीच के दूरी हो गया, एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक का बीच का ये दूरी हो गया। मान लेते हैं कि ये अपना दूरी ए है, ये दूरी बी है, मान लेते हैं दूरी ए दूरी बी। तो एक जो बिंदु है ना, ये बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का दूरी है ए बी। तो ये बिंदु ए जो है इसका भी कुछ निर्देशांक दे देगा, जैसे दे देगा 4,2 और इसका निर्देशांक दे देगा 3,-2। और आपसे पूछेगा कि बताइए कि ए और बी के बीच में कितना दूरी है, तो हमें वहां दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। कौन सूत्र का? दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, आपका जो दूरी सूत्र होता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। अब इनमें x2 कौन होता है, x1 कौन होता है, y2 कौन होता है, y1 कौन होता है। तो हमेशा कोई भी निर्देशांक में ध्यान रखिएगा, अगर कोई निर्देशांक है तो उसमें पहला x का मान होगा, दूसरा y का मान होगा। जैसे देखिए 4,2 में ये x का मान है और ये y का मान है, ये x का मान है, y का मान है। तो ये प्रथम निर्देशांक है, और इसमें क्या, इसके लिए भी x, इसके लिए भी x लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। x का मान का वो 4, x का मान 3, हम खुद कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग इसको x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं। उसी तरह 3,-2 है, इसको हम लोग जो है x2 कहते हैं और इसको हम लोग y2 कहते हैं। और इसी मान को इस सूत्र में रख देंगे, हमारा दूरी सूत्र निकल के आ जाएगा। दूरी सूत्र से इसके बीच का दूरी निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल है। कल का जो क्वेश्चन होगा, कल का जो क्लास होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे है अपना मध्य बिंदु का सूत्र। क्या होता है मध्य बिंदु? उसी तरह मान लीजिए कि ए और बी कोई दो निर्देशांक है, दे देगा x, y मान लीजिए, हम मान लेते हैं, चाहे छोड़िए x, y हटाइए, नहीं मानते हैं। देते हैं कि एक निर्देशांक x1, एक y1 है और दूसरा है x2, y2, दूसरा कौन निर्देशांक है। यहाँ अंक भी हो सकता है, हम लिख लेते हैं कि एगो x1 है, दूसरा y1 और दूसरा निर्देशांक है, दूसरा बिंदु का x2 और y2। और आपसे कहे कि बताइए कि इसका मध्य बिंदु कौन होगा। तो मध्य बिंदु कहने का है कि इस दोनों ए और बी के दोनों बिंदु के बीच में कहीं ना कहीं तो एकदम मध्य बिंदु होगा, बीचों बीच बिंदु, वही कहलाता है मध्य बिंदु। मान लेते हैं कि मध्य बिंदु यहाँ सी है, मध्य बिंदु सी है। तो कैसे मान निकलेगा? तो मध्य बिंदु का जो सूत्र हो जाएगा मध्य बिंदु का, वो क्या सूत्र होगा, ध्यान रखिएगा, x1 प्लस x2 बट्टा में 2, यानी x1 और x2 को जोड़ेंगे बट्टा में 2, y1 प्लस y2 बट्टा में 2, यानी y1
और y2 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमारा मध्य बिंदु का मान निकल के आ जाएगा। ये हो गया मध्य बिंदु का सूत्र। आगे चलते हैं, आगे जो है अपना वो है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, अब जब विभाजन सूत्र है यही मान लीजिए कि इसी को हम मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं। अब देखिएगा इसमें कि अगर कहीं विभाजन सूत्र का जिक्र किया जा रहा है मतलब विभाजित कर रहा है। क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ जा रहा है, आ जाएगा आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आप सिर्फ पढ़ कर बता दीजिएगा कि कौन सूत्र पर क्वेश्चन बनेगा। जैसे क्वेश्चन आएगा विभाजित करता है मतलब विभाजन सूत्र, मूल बिंदु का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले, मध्य बिंदु कहेगा तो मध्य बिंदु का सूत्र। तो ये जो है विभाजन सूत्र मान लीजिए कि विभाजित करेगा। विभाजित कौन करेगा? ए और बी को कौन विभाजित करेगा? कौन बीच में आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, कोई तीसरा इंटरफेयर मान लीजिए यहाँ पर है, एक दूसरा यहाँ पर है, अब कोई यहाँ बीच में आ जाएगा तब ना कह सकते हैं कि हाँ आधा इन्हें बांट दिया आधा इन्हें बांट दिया। चाहे हो सकता है कि इसको कम दे दिया इसको ज्यादा दे दिया, मतलब विभाजित कर सकता है। तो विभाजित करता है तो मानते हैं हम लोग कि विभाजित जो है ना एम अनुपात एन के रूप में करता है, मतलब एगो एम का हिस्सा होगा एगो एन का हिस्सा आएगा। इससे क्वेश्चन अच्छा खासा आएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए तो विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र जो होता है वो होता है एम x2 प्लस एन x1 बट्टा में m प्लस एन कॉमा एम y2 प्लस एन y1 और बट्टा में m प्लस एन। ये होता है आपका विभाजन सूत्र। अब m का मान इधर कुछ मान होगा, n का इधर कुछ मान होगा, और हमेशा जो है ना किसका मान निकलता है? x कॉमा y का मान ही निकलता है। देखो पहला बिंदु का x अक्ष का निर्देशांक और दूसरा y अक्ष का निर्देशांक, उसका मान निकलता है। ये होता है एम x2 यानी एम x2 प्लस एन ये x1 बट्टा में m प्लस एन, इसको जोड़ देंगे उस तरह ये है। आगे हो जाएगा आपका विभाजन सूत्र के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इससे क्वेश्चन जो है अच्छा खासा आता है और आता ही है, और सूत्र जो है ना हम एकदम आसानी तरीके से आपको याद करवा देंगे। आप याद करते होंगे, याद नहीं होता होगा, पर आज के बाद अब जरूरत ही नहीं पड़ने का रखने का, इस वीडियो में ही आप याद कर लीजिएगा। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो कि अपना निर्देशांक ए है, बी है, सी है, इसमें जो होगा एगो मान x1 कोमा एगो y1 का मान होगा कुछ ना कुछ 3 4 5 होगा, उसमें एगो x का मान होगा एगो y का मान होगा। अब 3 गो निर्देशांक है तो 3 गो बिंदु होगा, दूसरा को मान लेते हैं कि एगो x2 होगा एगो y2 होगा, तीसरा को एगो x3 होगा एगो y3 होगा, यही होगा। तो अब त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा क्या, 1/2 हमेशा लिखना है 1/2, और 1/2 लिखने के बाद आपको क्या करना है? 1/2 लिखिएगा और इसके बाद जो है ना बड़ी ब्रैकेट यहाँ शुरू करना है। इसके बाद देखिए क्या करना है, आपको जो है ना आपको याद रखना है संख्या एगो, वो संख्या है 23, 31, 12। आप इसको याद रखिएगा 23, 31, 12, 23, 31, 12, 23, 31, 12 याद रखना है। अब क्या करना है कि यहाँ पहले x1 लिखना है और इसमें 23 मतलब ये 2 है ना, यहाँ मतलब कि y लगाना है, तो ये y2 और ये y3 का मान, तो ब्रैकेट में लिखना है y2 माइनस y3। इसमें सिर्फ y का ही मान आएगा ब्रैकेट में, ध्यान रखना है। आप याद किए होंगे तो याद नहीं होता होगा, तो आपको याद रखना है कि 23 और x1 के बाद फिर प्लस में आगे होगा x2, अब 23 के बाद 31 मतलब कि y लगाना है, पहले y 3 के साथ और फिर y1, ये 31 बनेंगे तो y2 माइनस y1, ठीक है, प्लस 12, आगे क्या है 12, यहाँ पर अब x2 के बाद क्या लिखेंगे x3, अब 12 में पहले y तो y1 माइनस y2, देखो 12 हो गया कि नहीं। इसको घेरते हैं, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, यहाँ से बंद करना होगा तो बंद कर लीजिएगा। देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग 23, 31, 12, और ये याद रहता है कि x1, x2, x3 इसका मान है 23, 31, 12, याद रखिएगा इस तरह। वीडियो अच्छा लगा तो आपको कमेंट करना ही है, आप हमारे साथ जुड़िए और बच्चे को भी जुड़ाइए ताकि वो भी क्या करे, सीख पाए, अच्छे तरीके से सीख पाए। और ये जो है जो भी हम दिए अभी होमवर्क जो बोर्ड पर दिए उसको कमेंट में जवाब देना है और बताना है। थैंक यू सो मच।